Good evening, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officer Study 24/7. So first of all, let me know how are you all. और एक बार जल्दी से ये भी बता दीजिए, is audio and video both are okay? Are we good to go? Let me know is audio video both are okay. तो ये जो सेशन है हमारा एक्चुअली में है मॉर्निंग सेशन 7:30 AM वाला, बट ड्यू टू सर्टेन रीज़न आज हम इवनिंग में कर रहे हैं 5:30, कल सुबह ही होगा 7:30 AM पे। एंड इस पर्टिकुलर सेशन में आपको पता है हर दिन हम एक सेशन लेकर आ रहे हैं जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और मई अक्टूबर 2023 में भी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो है 26 डेज लेफ्ट, यानी कि ऑलरेडी हम यहाँ पे दिस इज़ अ 5th सेशन, 4 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पे आपको ये चारों सेशन जो ऑलरेडी हो चुके हैं मिल जाएंगे। आज 5th सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर कंफर्मिंग। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि पूछ रहा है आपसे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट हैपेंड। क्वेश्चन जो है आपका ये पूछ रहा है हमसे अबाउट जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है दैट जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप रेफर्स टू व्हाट, और आपके सामने ऑप्शंस हैं। अ ग्रुप ऑफ 4 to 10 पीपल जो कि सेम विलेज लोकेलिटी होमोजीनियस नेचर के हैं, सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हैं, जो म्यूचुअली साथ में मिले हैं टू फॉर्म अ ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग लोन फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, फर्स्ट सेकंड बोल रहा है ग्रुप ऑफ 10 to 20 पीपल ऑफ द सेम विलेज और लोकेलिटी ऑफ होमोजीनियस नेचर, सेम है यहाँ पर भी, है ना, सब कुछ सेम है, बट बोल रहे हैं 10 से 20 लोग होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दी, विदाउट एनी कोलेट्रल, और यहाँ पे लिखा है विद कोलेट्रल। ठीक है, थर्ड इज सेइंग आपका यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ 10 to 20 पीपल ऑफ द सेम विलेज लोकेलिटी, आपके 10 से 20 लोग होंगे जो आपके सेम ग्रुप से आए हैं, सेम लोकेलिटी से आए हैं, सेम ऑब्जेक्टिव रखते हैं। फोर्थ वन इज सेइंग कि 4 से 10 लोग होंगे जो डिफरेंट विलेजेस से लोकेलिटी से आए हैं और हेट्रोजीनियस नेचर यानी कि डिफरेंट नेचर्स को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? आई गेस सबसे पहले तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है तो इजीली 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन से? बी एंड सी, क्योंकि 10 से 20 लोग होते ही नहीं है ना, 10 से 20 तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब यहाँ लिखा है डिफरेंट विलेजेस, तो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने ए कहा है दे आर करेक्ट। तो सिंपली दिस इज आवर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे 4 से 10 लोग सेम विलेज लोकेलिटी होमोजीनियस नेचर के हैं, सेम इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रखते हैं, म्यूचुअली एक साथ आए हैं, फॉर्म किया है ग्रुप फॉर द पर्पज टू अवेल द लोन फ्रॉम अ बैंक विदाउट एनी कोलेट्रल, बिना किसी कोलेट्रल के यहाँ पे लोन ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आए थे वो सेविंग्स हैबिट को प्रमोट करने के लिए आए थे, और जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं ये लोन के लिए आए थे। ठीक है, सो दिस इज दी स्टार्टिंग की 3 लाइन में आपको डेफिनेशन दिया गया है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द NBFC MFI। इनमें से कौन सा NBFC MFI को लेके ट्रू है आपको ये बताना है। ओके, NBFC microfinance institution is a type of your financial institution, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रेगुलेटेड है बाय RBI। ये तो हमें पता है, कौन रेगुलेट करेगा? RBI रेगुलेट करेगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है NBFC MFI इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC जिनका having not less than 75% of its assets in the nature of qualifying asset which satisfy the following criteria। क्या क्राइटेरिया होगा? मिनिमम नेट ओन फंड 10 करोड़, देन बोल रहे हैं लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन, कितना? लेस देन 50 अंडर द RBI डायरेक्शन 2022। देन है NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शुड बी रजिस्टर्ड विद द बैंक अंडर द प्रोविजन ऑफ RBI 1934 हैविंग एन एसेट साइज ऑफ 5 करोड़ एंड अबव। बताइए कौन सा क्राइटेरिया जो है यहाँ पे वो आपका सही है? ट्रू क्राइटेरिया इट इज A, B, C और D। सेकेंड का आंसर होगा B। आई गॉट 1 आंसर, दैट इज B। व्हाट अबाउट रेस्ट? बाकी लोगों का क्या कहना है? कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर NBFC MFIs के लिए? इकलौता टाइप ऑफ NBFC है जिसको रेगुलेट कौन कर रहा है? RBI। इसके अलावा आता है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट एंड आपका आता है म्यूचुअल बेनिफिट MFI। ठीक है, एंड राइट आंसर बी क्यों होगा?
सेकेंड ओनली, वाई सेकेंड ओनली? सेकेंड ओनली सही है? नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू नहीं है। राइट आंसर होगा डी, क्योंकि देखो चेंजेस कहाँ किए गए, माइनर से चेंजेस है, परसेंटेज में चेंजेस हुए हैं। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, ये हमें पता है। इसका नॉट लेस देन 75% एसेट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है पहला क्राइटेरिया। मिनिमम नेट ओन फंड 5 करोड़ होना चाहिए, वहां पे 10 करोड़ लिखा था। सेकेंड, नॉट लेस देन 75% होना चाहिए एसेट जो माइक्रो फाइनेंस लोन के फॉर्म में दिया गया है, वहां पे 50% लिखा था, इसलिए वो गलत हो गया। और थर्ड, 500 करोड़ एंड अबव होना चाहिए था एसेट साइज, वहां पे 5 करोड़ लिखा था, इसलिए तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था। ये अमाउंट्स जो हैं, परसेंटेजेस जो हैं, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका नन था वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, the scheme is available to people in the age group of तो सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, तीनों ही स्कीम एक ही दिन एक ही जगह कोलकाता से मई 2015 में मिस्टर मोदी ने लॉन्च करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे सुरक्षा बीमा योजना का एज ग्रुप क्या है। बहुत ही सिंपल सा तरीका, वैसे तो आप लोगों को याद होगा एज ग्रुप, बिकॉज आप रेगुलरली ये स्कीम्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, फिर भी एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ याद रखने का। एज ग्रुप में ही कंफ्यूजन होता है, बाकी तो आपके इट्स इजी टू रिमेंबर द रेस्ट। चलिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अल्फाबेट से हम इसको याद रखेंगे। अल्फाबेट ए जहाँ पे है, यहाँ पे सबसे लेस एज ग्रुप है। लेस एज ग्रुप इन द सेंस कि आपका जो एज ग्रुप दिया गया है यहाँ पे वो 18 to 40 है ना। देखो मिनिमम तो सबका सेम है एज, मैक्सिमम में डिफरेंस है। सबसे कम मैक्सिमम अटल पेंशन योजना में, फिर जे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं 18 to 50 ईयर्स होगा। ठीक है, और फिर एस अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग है तो 18 to 70 ईयर्स होगा। तो इस तरीके से अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। 18 to 70 ईयर्स बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर इज डी। सुरक्षा बीमा योजना 2015 में आया था, जहां पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है डेथ पे भी और डिसेबिलिटी पे भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं राइट आंसर आपका डी हो गया। सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो स्कीम के बारे में, आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है ये आपका। ठीक है, एनुअल इंश्योरेंस है, 1 जून से लेकर 31 मई तक आपका जो है प्रीमियम वो यूजफुल होता है, देन आपको रिन्यू करवाना होगा। आपका जो क्लेम है 2 लाख रुपए है एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी के केस में, 1 लाख रुपए मिलेगा पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में। ठीक है, साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका जो प्रीमियम है पर एनम 20 रुपीज़ है, जो पहले 12 रुपये हुआ करता था, बढ़ाकर 20 रुपीज़ कर दिया। ये हर साल देना होगा, है ना, एवरी ईयर दिस हैव टू बी पेड। आपका एज ग्रुप क्या रहेगा, 18 to 70 ईयर्स रहेगा। ये बेसिक से फीचर्स हैं स्कीम के जो हमें याद रखने। चलिए नेक्स्ट, ये स्कीम आपका पीपीपी में भी होंगे। पीपीपी में पूरा एक चैप्टर है गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स का, वहां पे भी ये स्कीम्स आपको पढ़नी है। चलिए, द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, ऐसे में प्रोविजंस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में क्या पेनल्टी लगती है। पहला, एटलीस्ट 1 करोड़ फॉर डिफॉल्टिंग कंपनी, एटलीस्ट 2 लाख फॉर ईच डिफॉल्टिंग ऑफिसर, इम्प्रिजमेंट प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम 3 ईयर्स फॉर डिफॉल्टिंग ऑफिसर। बताइए, अगर आपने फॉलो नहीं किया सीएसआर के प्रोविजंस को, इन दैट सिचुएशन है ना, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू आंसर क्या आपका पेनल्टी रहेगा। ऑल रहेगा, अनिल सर इज सेइंग ऑल, यानी कि डी ऑप्शन यू आर सेइंग। सोच के आंसर करिए। अरे मतलब जेल भी जाना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी? नहीं ना, आपका सीएसआर पहले माना जाता था क्रिमिनल ऑफेंस। जब ये क्रिमिनल ऑफेंस था तो आपका इम्प्रिजमेंट होता था, तो जेल जाना पड़ता था। ठीक है, अब इसको बना दिया गया है सिविल रॉन्ग। जब से ये सिविल रॉन्ग बना है तब से सिर्फ पेनल्टी देना है, जेल वाली कंडीशन खत्म हो चुकी है, यानी कि ये हट चुका है। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट ओनली।
याद रखिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले क्रिमिनल ऑफेंस में लाया जाता था तो वहां पे जेल हुआ करती थी। अब 2020 से इसको सिविल रॉन्ग मान लिया गया है। सिविल रॉन्ग है तो उसमें पेनल्टी लगती है, इंप्रिजमेंट नहीं होता। इसे थर्ड नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है CSR, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी कहा था इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। याद रखिए, ओनली A एंड B इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, CSR is to voluntarily incorporate economic, social and environmental obligation into the business operation to achieve long-term growth, demonstrate a beneficial impact on the environment, employee, consumer, shareholder, communities. सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में है, ये भी याद रखिएगा कौन से सेक्शन में है। साथ ही में आपका CSR जो है हमारे SDG के जितने भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर रहा है। तो CSR और SDG के जो टारगेट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, चलिए, एक तो याद रखना है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में है। दूसरा याद रखना है शेड्यूल 7 जो है ये बताता है कि एक्चुअल में हमारा जो CSR है वो किसको एलिमिनेट करने का कोशिश कर रहा है। तो ये कोशिश कर रहा है एलिमिनेट करने के लिए पॉवर्टी, हंगर और माल न्यूट्रिशन को, जो कि SDG में भी हम ट्राई कर रहे हैं 2030 तक अचीव कर ले। ठीक है, तो शेड्यूल 7 क्या कहता है ये भी याद होना चाहिए। पेनल्टी अब आपका याद रखना है, पेनल्टी जो रहेगी अब आपकी वो जुलाई के बाद चेंज हो गई है। एटलीस्ट 2 लाख पर ईच डिफॉल्टिंग ऑफिसर रहेगा, एटलीस्ट 1 करोड़ जो है डिफॉल्टिंग कंपनी पर रहेगा। इम्प्रिजमेंट को इसने रिप्लेस कर दिया है ना, 2020 से पेनल्टी लगने लगी है, इम्प्रिजमेंट को इसने रिप्लेस कर दिया है। क्लियर, याद रखिएगा पेनल्टी अच्छे से। अब सिविल रॉन्ग हो चुका है, पहले क्रिमिनल ऑफेंस था। सेक्शन 135 है करेक्ट। चलिए, तो ओनली 1 एंड 2 आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडरटेकिंग प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस इंक्लूड्स। अगर आपको प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस को अचीव करना, मतलब आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। फर्स्ट इज सेइंग मैक्सिमम नेट ओन फंड होना चाहिए 1000 करोड़, मिनिमम CRAR 9%, नेट NPA जो है लेस देन 3%, एंड अ प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड फॉर द लास्ट 3 years इज मैंडेटरी, एंड बोथ B एंड C। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस अगर करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन व्हाट इज रिक्वायर्ड। A, B, C और D। A, B, C और D। प्राइमरी डीलर्स को RBI लेकर आए थे, ये तो हमें पता ही है, 1995 में लेकर आए थे, ये भी पता है क्योंकि इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग परचेजिंग के लिए इसको लेकर आए थे, दैट वी आल्सो हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल है। D मीन्स बोथ B एंड C। ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट। एक्चुअल में आंसर D एंड B एंड C है आपका, यानी कि D ऑप्शन होगा। CRAR 9% जिसको कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो हम बोलते हैं, और नेट NPA जो है वो लेस देन 3%, एंड प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड जो है लास्ट 3 years से होना चाहिए। तो राइट आंसर है B एंड C करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है। प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस में आप अगर हम बात करें यहाँ पर 1 सेकेंड, ओके चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी डीलरशिप, तो फॉर अंडरटेकिंग प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस थ्रू अ सब्सिडरी बैंक को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एज एन NBFC विद हुम, विद RBI। अगर कोई भी प्राइमरी डीलर का काम करना चाहता है तो उनको एज अ सब्सिडरी RBI से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। प्राइमरी डीलर बिजनेस डिपार्टमेंटली भी आप कर सकते हो, उसके लिए रिक्वायर्ड है रजिस्टर्ड होना RBI के साथ, दोनों में ही, चाहे आप सब्सिडरी ओपन करके करो या फिर आप अपने डिपार्टमेंट में करो, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम RBI। ठीक है, प्राइमरी डीलर्स 2 तरीके से हो सकते हैं, स्टैंड अलोन और बैंक प्राइमरी डीलर्स। अब क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो है आपका 1000 करोड़ होना चाहिए। वहां मैक्सिमम लिखा था इसलिए हमने उसको गलत माना। ठीक है, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम CRAR 9% होना चाहिए, नेट NPA जो है लेस देन 3% हो, और प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड हो आपका लास्ट 3 years से, तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप इंडिया में एज अ प्राइमरी डीलर काम कर सकते हैं। ठीक है, next, migration is often the outcome of a series of factors that are worsened by the changing environment condition as well as developmental and demographic situation. What are those factors? तो migration का मतलब है from one place to another place जब person आ जाता है। मैम ऐसे तो 3 ऑप्शन ठीक ही थे, 3 ऑप्शन ठीक ही थे मतलब
अच्छा, दैट यू आर आस्किंग कि पहला ऑप्शन भी ठीक था, नहीं, वहां पे लिखा है आपका मैक्सिमम ऑप्शन में, है ना, हमारा आंसर है मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए। चलिए यहाँ पे फैक्टर्स बताइए, ए बी सी और डी। द राइट आंसर विल बी योर ऑल, वेरी गुड। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल तीनों ही रीजंस हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है इसको और वर्स्ट करता जा रहा है। तो माइग्रेशन मतलब जब लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके बस रहे हैं टू हैव अ बेटर लाइवलीहुड, टू हैव अ बेटर ऑप्शन, एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो सके, इसलिए। तो अगर हम बात करें माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ बेटर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज इन द रिसीविंग लोकेशन, जहाँ भी आप जा रहे हो। जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करते हैं वो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, हेल्थ, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है। मेनली सीरीज ऑफ फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द विच वी आर फेसिंग कि आपका माइग्रेशन बढ़ रहा है। बट अगर हम कोविड के बाद से देखें तो कोविड के बाद से कंट्री में रिवर्स माइग्रेशन बढ़ने लगा है। रिवर्स माइग्रेशन की बात की गई है हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हुए हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 के अंदर, कि स्ट्रक्चरल चेंजेस में रिवर्स माइग्रेशन की बात की जो कोविड के टाइम पे लोगों ने किया था, और वो अब होने लगा है एक्चुअल में। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू सेंट्रल बैंक बोरोइंग मीन्स व्हाट? डेफिसिट फाइनेंसिंग एक सोर्स है जहां से हम फंड रेज करते हैं, है ना, फॉर द पर्पस जब भी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के मेनली 3 तरीके हैं, है ना, 3 तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। यहाँ पे कौन सा आपका सही है वो बता दीजिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग के अलावा जो अदर सोर्सेज हैं जहाँ से प्लानिंग के लिए फंड लाया जाता है वो है डोमेस्टिक बजटरी सोर्स, एंड थर्ड वन इज योर ग्रांट्स, है ना, फॉरेन असिस्टेंस जो होता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है डोमेस्टिक बजटरी सोर्स से, सेकंड आता है आपके डेफिसिट फाइनेंसिंग से, थर्ड आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस से जो हमने पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेंट्रल बैंक पैसा दे रहा है इट मीन्स बजट डेफिसिट जो है सरकार के उसको फाइनेंस कर रहा है सेंट्रल बैंक। सो राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन, है ना। पहला काम आरबीआई सरकार को लोन देता है, दूसरा आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करता है सरकार के कहने पे, तीसरा तरीका है जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करके पब्लिक से पैसा लाके देता है। इन 3 तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग किया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डेफिसिट फाइनेंसिंग में बोरोइंग पब्लिक से या फॉरेन गवर्नमेंट से सिक्योरिटी इशू करके कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो कैश बैलेंस जो कि आरबीआई के पास है, और बोरो कर सकते हो आरबीआई से, ठीक है। तो ये 3 वेज हैं जिसके थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग किया जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ए, बी, सी और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मार्जिनल यूटिलिटी हियर? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लॉ है हम बोल सकते हैं, और बहुत सिंपल सा लॉ, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, और इन अ प्रैक्टिकल लाइफ भी हम इसको फेस करते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो एक्चुअल में आंसर जो है आपका दैट इज योर ए, जहाँ पे एज द कंजम्पशन ऑफ गुड इंक्रीजेस द टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द गुड्स डिक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बताते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कम हो जाता है, सॉरी नॉट द गुड्स इंक्रीज, सॉरी द यूनिट ऑफ अ गुड्स, बी आपका राइट आंसर होगा, गुड्स अ पर्सन कंज्यूम्स द लेस एडिशनल सेटिस्फेक्शन ईच एडिशनल यूनिट विल प्रोवाइड। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता जाता है वो कम होता जाता है। जैसे हमने मूवी का एग्जांपल लिया था कि एक ही मूवी को अगर हम 10 बार देखेंगे तो हर बार हमारा इंटरेस्ट उस मूवी में कम होता जाएगा। एक ही खाने को हम डेली खा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो ये आपका दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, द मोर वी कंज्यूम द लेसर सेटिस्फेक्शन ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन will give us, जैसे कि अगर एक्सट्रीमली थ्रस्टी हैं हम तो 1 glass of cool water will give us a lot of satisfaction। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करोगे तो धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट हैव बीन डिफाइंड अंडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफिसर सारे 24/7। सो सबसे पहले तो बता दीजिए इज एवरीथिंग ओके, आर वी गुड टू गो, ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है? एंड ऑल्सो लेट मी नो एंड हाउ आर यू ऑल। सो एज यू नो वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज एंड आज जो हमारी क्लास है दैट्स योर 6th क्लास, है ना? हमारी जो आज की क्लास है दैट्स अ 6th क्लास ऑन योर IEFS सब्जेक्ट। सो जल्दी से एक बार मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आर वी गुड टू गो। सो ये सीरीज़ जो है हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स के की टेक अवेज लेकर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे इन फॉर्म ऑफ MCQ एंड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ रिवाइज करते जाएंगे फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सीरीज़ जो है 7:30 AM पे होती है रेगुलरली मॉर्निंग में, मंडे टू सैटरडे, एंड संडे वी विल हैव द स्पेशल सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है 6 क्लासेस से पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ऑल द सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकसेस ऑन क्लाइमेट एक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो क्लाइमेट एक्शन पे फोकस करता है? गुड मॉर्निंग सुशील सर, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र सर। First is saying SDG 8, second is saying SDG 13, third is saying SDG 10, fourth is saying SDG 15। इनमें से कौन सा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो क्लाइमेट एक्शन पे काम कर रहा है? A, B, C और D। Which sustainable goals focuses on the climate change? A, B, C और D। तो क्लाइमेट एक्शन जो है हमारा दैट्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, देयर आर 17 गोल्स विद 169 टारगेट्स एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में एंड कंटिन्यू करना है टिल 2030। तब तक हमें ये सारे गोल्स अचीव करने हैं। और SDG 13 जो है ये बात करता है क्लाइमेट एक्शन के बारे में। एज यू कैन सी बी ऑप्शन इज राइट आंसर हियर। अगर हम बात करें क्लाइमेट एक्शन का तो इंडिया ने SDG 13 को कमिट किया है, दैट कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन। इंडिया ने प्लेज किया है अचीव करेंगे नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन COP 26 दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 समिट जो नवंबर 2021 में हुआ ग्लासगो में, इंडिया ने 5 पंचामृत कमिटमेंट्स यहाँ पे लिए हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। सबसे पहला है नेट ज़ीरो एमिशन हम अचीव कर लेंगे बाय 2070, देन अचीव करेंगे 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, फुलफिल करेंगे 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी 2030 तक। देन इंडिया रिड्यूस करेगा अपना टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन को बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030 एंड बाय 2030 India will reduce the carbon intensity of economy by less than 45%। साथ ही में OSOW OG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों बार पूछा गया है, मई में एंड अक्टूबर में। दैट इज 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ठीक है, सो अच्छा ऑल्सो प्लास्टिक हैक्टन 2021 वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस, जहाँ पे कहा था फ्री सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022 हम इसको ख़त्म कर देंगे यूज़ करना। ठीक है, सो SDG 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। ये हैं आपके सारे गोल्स ऑफ SDG विद नंबर याद रखिएगा। 8th नंबर पे क्या है, 10th पे क्या है, 13th पे क्या है, 17th पे क्या है, पूछा जाता है डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच टाइप ऑफ लीज डज रिपेयर एंड मेंटेनेंस लाई विद द लेसी। कौन सा टाइप ऑफ लीज है यहाँ पर जहाँ पे रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस जो है एसेट की वो लेसी यानी कि टेनेंट को करवानी पड़ती है, जो रेंट पर ले रहा है उसको करवानी पड़ती है। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, एंड टू एंड लीज, होल टाइम लीज। A, B, C और D बताइए कौन सा यहाँ पे लीज है जिसमें आपका रिपेयरिंग करवाना है, मेंटेनेंस करवाना है, तो वो टेनेंट के ऊपर आएगा।
इट इज़ अ फाइनेंस लीज। किस में होता है ऐसा? फाइनेंस लीज में होता है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो लेसर होगा वो करवाएगा, बट फाइनेंस लीज में लेसी को करवाना पड़ता है, तो राइट आंसर इज ए। देखो यहाँ पे फाइनेंस और ऑपरेटिंग में डिफरेंस क्या है? फाइनेंस लीज का जो ड्यूरेशन है होल यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यानी कि जो भी इकोनॉमिक लाइफ होती है एसेट की तब तक के लिए आपको रेंट पे दिया जाता है। यहाँ पे एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए दिया जाएगा। फाइनेंस लीज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड, बट ऑपरेटिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल है। फाइनेंस लीज में जितना भी कॉस्ट है मेंटेनेंस का, टैक्सेस का, इंश्योरेंस का, रिपेयरिंग का, वो सब लेसी यानी कि जो किराए पे रेंट पर ले रहा है उसको बियर करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लीज में ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं लेसर यानी कि ओनर बियर करता है, ठीक है। लेसी हैज़ टू बियर द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस ऑल्सो, लेसर हैज़ टू बियर द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। यहाँ पर फाइनेंस लीज जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द ऑप्शन टू परचेज। जैसे कि मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, तब आपके पास ऑप्शन है, आप जाके लेसर से पूछ सकते हो कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, इफ़ लेसर इज ओके यू कैन परचेज इट। बट ऐसा कुछ ऑपरेटिंग में नहीं होता। ऑपरेटिंग में कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद आपको वापस करना ही पड़ेगा द एसेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग the fair and accurate price of the financial instrument based on the interaction of supply and demand factor। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे मार्केट फोर्सेस जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हम फेयर एंड एक्यूरेट प्राइस जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिसाइड करते हैं? Is it price discovery, price manipulation, price evasion, price stabilization? Which of the following is the right one? A, B, C or D? ओके, सो राइट आंसर इज प्राइस डिस्कवरी, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता, किसी कमोडिटी का प्राइस भी चाहिए, लाइक इस मार्केट का प्राइस हमें डिसाइड करना है तो भी हम मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे ही करते हैं। तो राइट आंसर इज ए, जिसको हम प्राइस डिस्कवरी बोल रहे हैं। इसके फैक्टर्स याद रखिएगा। प्राइस डिस्कवरी सिंपली एक मैकेनिज्म है, या प्राइस डिस्कवरी जो एक प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी फाइनेंशियल मार्केट के लिए, जहाँ पे आप मार्केट फोर्सेस की बेसिस पे प्राइस डिसाइड कर रहे हो। अब नंबर ऑफ फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी को, सप्लाई एंड डिमांड, एटीट्यूड टू रिस्क, वॉलिटिलिटी, अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड मार्केट मैकेनिज्म, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपका डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट वन ऑफ द पिलर फॉर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए इनमें से कौन सा एक वो पिलर नहीं है? सो मेक इन इंडिया इज़ अ वेरी फेमस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम चाहते थे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता तो काफ़ी सारा बेनिफिट हमारा है। देखो रीज़न क्या है, क्यों हम इतना प्रमोट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग हब को? जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है, हम कंट्री में प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन होने से जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ भी हायर करेंगे, लेबर्स की भी ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। अब जब लोगों के पास पैसा आया तो पॉवर्टी क्या होगी? रिड्यूस होगी ऑब्वियसली, और आपका लिटरेसी रेट क्या होगा? बढ़ेगा। पैसा कम आपके पास आ रहा है तो आप लिविंग स्टैंडर्ड अपना बढ़ाओगे, लिविंग स्टैंडर्ड ही बढ़ेगा, लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करोगे, आप जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी रिजर्व भी हमारा बढ़ेगा। जब ज़्यादा प्रोडक्शन कंट्री में होगा सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सो ऑल दीज बेनिफिट्स विल एक्चुअली डू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और यही ऑब्जेक्टिव के साथ हम चाह रहे थे कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दें अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, वेरी गुड। द राइट आंसर इज न्यू गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी पिलर नहीं है, 4 पिलर्स हैं मेक इन इंडिया के अंदर। न्यू प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर इज देयर, माइंड सेट इज देयर, गवर्नमेंट नहीं है, है ना, न्यू गवर्नमेंट नहीं है, न्यू माइंड सेट है। तो देखिए ये आपके
मेक इन इंडिया हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सितंबर 2014 में एज द लार्जेस्ट सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव, जो कि रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस सर्कमस्टेंसेस था। ऑब्जेक्टिव है इंडिया को टर्न करना है ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब में। मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है 4 पिलर्स पे बनाया गया है। फर्स्ट वन इज न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, न्यू माइंडसेट। ठीक है, तो न्यू गवर्नमेंट की जगह हमारे पास क्या है, न्यू माइंडसेट है। ये 4 पिलर्स हैं और मेक इन इंडिया में एक एम भी लिया गया था कि इंक्रीज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% तक 2022। चलिए, एफडीआई इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनमें से कौन से सेक्टर में प्रोहिबिटेड है, मनाही है, आप एफडीआई ला ही नहीं सकते इंडिया में ऐसे सेक्टर में। इज इट अ डिफेंस, इरिगेशन, हेल्थ और लॉटरी, बताइए। और मुझे रूट्स भी बता दीजिए, एफडीआई लाने के रूट्स इंडिया में कितने हैं और कौन कौन से नाम भी बताइएगा। एफडीआई इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ए, बी, सी और डी, किसमें प्रोहिबिटेड है? अरे वाई इन डिफेंस? निधि मैम, डिफेंस में तो अलाउ है आपका। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे इसमें चेंजेस भी हुए थे, कहा था डिफेंस में एफडीआई नहीं रहेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, पर बंद थोड़ी ना किया है। इट इज़ लॉटरी बिजनेस। लॉटरी बिजनेस में एफडीआई अलाउ नहीं है, बाकी सब में है। सो राइट आंसर इज योर डी। लॉटरी बिजनेस के अलावा ये सारे वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफडीआई नहीं लाया जा सकता। दैट इज़ लॉटरी बिजनेस, जिसके अलावा आपका ऑनलाइन लॉटरी, इसको भी कवर करेंगे यहाँ पे। गैम्बलिंग, बैटिंग हो गया। चिट फंड है, निधि कंपनी से ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ठीक है, देन और एक्सेट्रा, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चीरोट, सिगार रोल्स एक्सेट्रा। एक्टिविटीज़ और सेक्टर्स जो कि ओपन नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए, लाइक एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफडीआई को नहीं लाया जा सकता, प्रोहिबिटेड है। और एफडीआई को इंडिया में लाने के 2 ही सेक्टर्स, 2 ही रूट्स हैं, दैट इज गवर्नमेंट अप्रूव रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। डायरेक्ट रूट नहीं नाम दिया हमने नाम दिया है ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट अप्रूव रूट। ऑटोमेटिक रूट में नो प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, बट जब आप गवर्नमेंट अप्रूव रूट में आओगे तो सरकार से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट अप्रूव रूट है। Which section of Companies Act 2013 provides a legal support for the CSR in India? कौन सा सेक्शन जो है यहाँ पर लीगल सपोर्ट दे रहा है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिया में? बताइए। ये मैंने आपको बताया था जब हमने सीएसआर का क्वेश्चन, आई थिंक कल ही किया था एक क्वेश्चन सीएसआर का हमने, तब सारी डिटेल्स अबाउट द सीएसआर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कहा था, याद रखिएगा। वेरी गुड। इट इज़ सेक्शन 135। सेक्शन 135 जो है वो सीएसआर के बारे में बात करता है, उसको लीगल सपोर्ट देता है। राइट आंसर इज ए। तो सीएसआर में याद रखिएगा सेक्शन 135 है। शेड्यूल 7 है जो एलिमिनेट करने की बात करता है हंगर, पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन को। अब आपका सीएसआर जो है वो सिविल रॉन्ग बन चुका है। पहले जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था, 1 करोड़ की पेनल्टी डिफॉल्टिंग कंपनी पे लगाते हैं, 2 लाख की पेनल्टी डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स के ऊपर लगाते हैं। ये 2020 से हुआ है। 2020 से इम्प्रिजमेंट को हटा दिया गया है ना। आपका जो इम्प्रिजमेंट हुआ करता था 3 साल का, वो हटा दिया गया। अब आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट। इंडिया एम्स टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय विच ईयर? ये वो जो 5 पंचामृत इंडिया ने कमिट किया था इन ग्लासगो, जो आपका समिट हुआ था COP26 का, उसमें ये टारगेट इंडिया ने लिया था कि नेट ज़ीरो एमिशन को हम अचीव कर लेंगे बाय विच ईयर? 2030, 2040, 2050, 2070। ए, बी, सी और डी, इन विच ईयर इंडिया कमिटेड कि हम ये अचीव कर लेंगे? 2070। अरे नेट जीरो एमिशन 2030 तक तो हो ही नहीं सकता ना। वाई? ए, डी होगा 2070।
ये तो फिर इम्पॉसिबल सा हो गया कि अगर आपने 2030 का टारगेट ले भी लिया तो इट इज़ 2070 नॉट 2030। चलिए, ये आपके पांचों वो टारगेट्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं, पंचामृत कमिटमेंट जिसको हम बोल रहे हैं। 2021 में इंडिया ने टारगेट्स लिए थे, जस्ट वी हैव सीन अबाउट दिस। चलिए नेक्स्ट, द जर्नी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड कैन बी सम्ड अप इनटू डैश फेजेस इंक्लूडिंग बोथ प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो कितने फेजेस में डेवलप हुई है वो आपको बताना है। इंडियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कितने फेज में हुआ है, दैट यू हैव टू आंसर। 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5 और 6 एंड द आंसर इज एक्चुअली 4 फेजेस में हुआ है। कितने फेजेस में हुआ है? 4 फेजेस में इंडियन इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई है। यू कैन सी दीज आर द 4 फेज। आपका पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन जो कि फर्स्ट फेज था, सेकंड इंडस्ट्रियल फॉल हुआ, थर्ड आपका इंडस्ट्रियल रिकवरी हुआ और फोर्थ आपका पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। दीज आर द 4 पीरियड्स जहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व हुई है या फिर हम बोल सकते हैं डेवलप हुई है। ठीक है, फेजेस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरम स्टेट्स दैट द बॉन्ड विद लोअर कूपन्स एक्सपीरियंस मोर प्राइस सेंसिटिविटी देन दोज विद द हायर कूपन्स। कौन सा थ्योरम? 4 थ्योरम्स हैं, चारों थ्योरम्स हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको बताना है कौन सा थ्योरम है जो बोलता है कि आपका that bonds with lower coupon experience more price sensitivity than those with the higher coupons. तो अगर हम बात करें, आपका 2 बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, है ना, जिसमें एक बॉन्ड है जिसमें लोअर कूपन है और दूसरा बॉन्ड है जिसमें हायर कूपन्स हैं। तो जो लोअर कूपन है वो एक्सपीरियंस करेगा मोर प्राइस सेंसिटिविटी देन द वन विद द हायर कूपन। इट इज़ द थ्योरम नंबर 4, दैट इज डी। राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि बॉन्ड में अगर हम बात करें और इंटरेस्ट रेट में, दे बोथ हैव द इनवर्स रिलेशन। थ्योरम 4 जो है वो कहता है हमारा कि 2 बॉन्ड्स हैं सेम मैच्योरिटी के, तो द बॉन्ड विद द लोअर कूपन विल एक्सपीरियंस मोर प्राइस सेंसिटिविटी देन द वन विद द कूपन। प्राइस सेंसिटिविटी जो है आपका ये कंज्यूमर की व्हाट वी कैन से कि आपका कंज्यूमर कितना रेडी है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइस सेंसिटिविटी एक्चुअली शोज अस कि कंज्यूमर इज रेडी टू बाय और नॉट। तो अगर लोअर कूपन रेट होगा तो प्राइस सेंसिटिविटी कम होगी ना, हम ज़्यादा, जैसे एक बॉन्ड आपको मिल रहा है 6% का, एक बॉन्ड मिल रहा है आपको 10% का और दोनों का मेच्योरिटी सेम है 10 साल का, तो आप 6 वाला खरीदोगे कि 8 वाला खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक पे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक पे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, मेच्योरिटी दोनों का 10 ईयर्स है, सो ऑब्वियसली वी विल परचेज दिस वन, है ना। तो यहाँ पर 6% में प्राइस सेंसिटिविटी आपको ज़्यादा हो जाएगा, कंज्यूमर कम खरीदेगा। चलिए, बॉन्ड थ्योरम 4 था वो। Recommendation of Tarapur committee was kept on hold after East Asian crisis. It was related to what? Current account convertibility, LPG reform, capital account convertibility, all of the above. So तारापुर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, इट वॉज केप्ट ऑन होल्ड आफ्टर जो ईस्ट एशियन क्राइसिस आया था। ये रिलेटेड था किससे? ए, बी, सी और डी? इट वॉज रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने पढ़ा है करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर जो रिकमेंडेशन था तारापुर कमेटी का, उसको ऑन होल्ड कर दिया था जब ये क्राइसिस आया। ठीक है, सो इन द ईयर 1991 गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था पॉलिसी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को। आफ्टर दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था काफ़ी सारे सेक्टर में परमिट किया गया। 1997 में तारापुर कमेटी ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे हमें एक रिकमेंडेशन दिया था लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का, जो गवर्न करेगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को, और फैरा वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस बाय द फैमा इन 1999 विद द इफेक्ट फ्रॉम जून 2000। सो फैमा ने एम्फेसाइज किया यहाँ पे कि मैनेजमेंट करेंगे रादर देन रेगुलेशन, बट ये जो तारापुर कमेटी का रिकमेंडेशन था इन द 1973 आपका जो कहा गया था,
Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Saturday 24/7. So first of all let me know how are you all and also let me know in the comment section is audio video both are okay, क्या audio video दोनों ठीक है? Are we good to go? Let me know. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. दिस इज आवर 24 days लेफ्ट क्लास, यानी कि ऑलरेडी 6 सेशन हमारे हो चुके हैं. वी हैव डन 6 सेशंस और आज जो है हमारा 7th सेशन है रिगार्डिंग द सेम सीरीज. तो अगर इससे पहले वाले सेशंस आपने नहीं देखे हैं, गो टू द प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट में सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. इट इज अवेलेबल इन ऑफिसर 24/7 प्लेलिस्ट. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज द रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर बैंक्स इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप of your money market mutual funds in India? MMMF, money market mutual funds in India. So if we talk about money market mutual funds in India, बैंक जो है वो टाई अप कर लेते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स के साथ एंड स्टार्ट करते हैं आपका मनी मार्केट म्यूचुअल फंड को इन द कंट्री. एंड आपको बताना है इनमें से कौन सा रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो ठीक है, मतलब सही है. ऑल ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग. चलिए, दे मस्ट फर्स्ट सीक क्लियरेंस फ्रॉम सेबी बिफोर अप्रोचिंग आरबीआई फॉर रजिस्ट्रेशन, कि पहले सेबी से क्लियरेंस ले लो तब आरबीआई से परमिशन लेना. सेकेंड इज सेइंग कि दे मस्ट फर्स्ट सीक क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई before approaching to SEBI. They must approach SEBI and RBI simultaneously. They are not required to seek clearance from any regulatory body before setting up of money market mutual fund. देखो ऑब्वियस सी बात है, ये तो गलत है. बैंक अपनी मनमर्जी से थोड़ी ना कुछ कर सकता है. डी तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो. साइमल्टेनियसली भी नहीं होगा, एट द सेम टाइम नहीं होगा. आपको परमिशन पहले अपनी रेगुलेटरी बॉडी से लेनी होगी. बैंक जा रहा है ना मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने और स्टार्ट करने, तो उसको पहले अपने रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन लेनी होगी, देन जाके किसी और से परमिशन लेगा. तो इट मीन्स राइट आंसर इज बी, पहले आरबीआई से क्लियरेंस लो फिर सेबी से बात करना. लाइक इन द इंश्योरेंस, कोई भी इस कंपनी अगर किसी दूसरे सेक्टर में इन्वॉल्व होना चाहती है तो उनको अपने पहले रेगुलेटर से परमिशन लेनी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहती है बैंक के शेयर खरीदना तो पहले वो एडा से परमिशन लेगा, फिर आरबीआई से बोलेगा कि हम इस बैंक के शेयर्स खरीदना चाहते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू योर रेगुलेटरी बॉडी, देन आप परमिशन मांगोगे अदर से. आप क्यों सेबी के पास जा रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड की बात है, इसलिए फिर सेबी के पास जाना पड़ेगा. तो राइट आंसर इज बी. ठीक है, राइट आंसर विल बी योर बी. चलिए, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? दे कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेबी रेगुलेशन, बट बैंक्स को जो भी डिजायरस हैं सेटअप करने के लिए इनको पहले इनिशियली नेसेसरी है क्लियरेंस लेना आरबीआई से फॉर अंडरटेकिंग एडिशनल एक्टिविटी बिफोर अप्रोचिंग टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the following statement carefully and choose the correct option in relation to the red herring prospectus. Very important term. कैपिटल मार्केट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, याद रखिएगा. प्रोस्पेक्टस क्या होता है आपका? सिंपली सबसे पहली चीज़ तो पढ़िए ऑप्शन को आप, है ना, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. प्रोस्पेक्टस जो होता है ये आपको बताता है काइंड ऑफ मेन्यू, है ना, जिसको स्टडी करके आप डिसाइड करते हो क्या मुझे इस कंपनी की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ खाना खाने, तो सबसे पहले मैं मेन्यू कार्ड चेक करती हूँ. मेन्यू चेक करने के बाद आई डिसाइड कि मुझे जाना चाहिए, मुझे क्या खाना है, क्या मंगाना चाहिए. तो मैं प्राइस चेक करूँगी, उसमें देखूँगी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर्टिकुलर डिश में, है ना, और कितनी क्वांटिटी वो दे रहा है. एवरीथिंग आई हैव टू चेक. उसको चेक करने के बाद फिर मैं फाइनल डिसीजन लेती हूँ या राइट डिसीजन ले पाती हूँ कि मुझे क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर करना है. सिमिलरली प्रोस्पेक्टस होता है. किसी भी कंपनी के शेयर आप खरीदने चाहोगे तो वहाँ पे पहले आप उसका प्रोस्पेक्टस चेक करोगे. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है RHP इज अ प्रोस्पेक्टस विच हैज़ स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड. सेकंड बोल रहा है RHP के अंदर एन इशूअर कैन स्टेट द इशू साइज एंड द नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज नंबर ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड लेटर. क्या होगा राइट आंसर? सी है, दोनों करेक्ट है. ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट? नो, दोनों करेक्ट नहीं है.
बोथ आर नॉट करेक्ट। हमेशा रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ ना कुछ तो छुपाया जाता है, छुपाया जाता मतलब नहीं बताया जाता है। तो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जो है विच हैज़ द स्पेसिफिक डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड, नो, आप नहीं बोल सकते कि हमेशा नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए जा रहे हैं वही बताएगा। एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग की साइज, इशू साइज क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है और आपका अमाउंट क्या आप ऑफर कर रहे हो, इनमें से कोई एक चीज डिफाइन की जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है पर ट्रू सेकंड करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा बी। क्योंकि देखो सेकंड क्या बोल रहा है, इशूअर जो है वो स्टेट कर सकता है इशू साइज एंड द नंबर ऑफ शेयर्स इस डिटरमाइन लेटर। एक पहले बता रहे हो, एक बाद में बता रहे हो, बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। सो राइट आंसर इज योर बी। ठीक है, हमेशा हाइड किया जाता है स्पेसिफिक डिटेल को। सो RHP और ऑफर डॉक्यूमेंट आप इसको बोल सकते हो। इट इज़ फाइल्ड बाय अ कंपनी टू सेबी, सेबी को फाइल करते हैं जिसमें इंटेंड करता है टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर। तो जो डॉक्यूमेंट है वेरी यूजफुल है फॉर द इन्वेस्टर बिकॉज इट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज बिजनेस। और जब वो आपको मिलेगा चाहे वो बिजनेस हो, अब ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो ये बताता है आपको, बिजनेस ऑपरेशन के बारे में बताता है, फाइनेंशियल प्रमोटर कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है फंड रेज करने का बाय फाइलिंग IPO, है ना। तो ये आपके कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस देता है। ये एलॉबरेट करता है हाउ द कंपनी इंटेंड टू यूज द मनी दैट विल बी रेज्ड एंड पॉसिबल रिस्क फॉर द इन्वेस्टर। कि कंपनी अगर पैसा उठा रही है मार्केट से तो क्यों उठा रही है, उठाकर उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कैसे यूटिलाइज करेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोस्पेक्टस में देगा ताकि आप एक साउंड डिसीजन ले सको। ठीक है, किस प्रोडक्ट में लगाएगी वो बताना पड़ेगा ताकि आप ये देख सको कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू है या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप पैसा दोगे, है ना। याद रखिएगा रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जो है सभी डिटेल्स आपका प्रोस्पेक्टस में नहीं देता है। द सर्टेन डिटेल्स विल बी हाइड, है ना, इनिशियली, और वो दिया जाएगा कब, आफ्टर द बिडिंग प्रोसेस एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरम इज करेक्ट। 4 थ्योरम्स हैं, इनमें से कौन सा थ्योरम करेक्ट है आपको बताना है। देयर आर 4 थ्योरम्स और 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट है आपका। The price of bond is directly related to the change in interest rate. The increase in price of bond when the interest rate goes down by a certain percentage. Okay, next we are saying is less than the decrease in the price when the interest rate goes up by the same percentage. Longer the term to maturity of a bond, lower will be the price sensitivity. Between two bonds of same maturity but different coupons, the bond with the lower coupon will experience more price sensitivity than the one with the higher coupon. A, B, C और D। देखो फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट तो डायरेक्टली रॉन्ग हो गया क्योंकि प्राइस ऑफ बॉन्ड और इंटरेस्ट में आपका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। पहला तो बिल्कुल गलत है। सेकंड बोल रहा है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड व्हेन द इंटरेस्ट गोज डाउन बाय द सर्टेन परसेंटेज इज लेस देन द डिक्रीज in the price. No, it should not less than, it is greater than the decrease, है ना, in its price। ये भी गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है longer the term to maturity of a bond, lower will be the price sensitivity. No, it should be higher. Higher price sensitivity होगी, जितना maturity period ज़्यादा होगा उतनी sensitivity high होगी कस्टमर के लिए। Accordingly कस्टमर क्या करेगा, डिसाइड करेगा टू इन्वेस्ट और नॉट, है ना। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ डी है कि दोनों बॉन्ड्स की मेच्योरिटी सब सेम है, तो जिस पे आपको लो कूपन रेट मिल रहा है उसमें आपका प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू दी हायर कूपन रेट। तो राइट आंसर हो गया डी। वेरी गुड, जिसने भी डी कहा है दे हैव गिवन द राइट आंसर। तो ये चारों थ्योरम्स हैं हमारी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे इन्वर्सली होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन डिक्रीज होना चाहिए, देन हायर होना चाहिए प्राइस सेंसिटिविटी, है ना, लॉन्गर मेच्योरिटी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्राइमरी डीलर्स। तो प्राइमरी डीलर्स को RBI लेकर आया था 1995 में, है ना। देन इन दैट सिचुएशन अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइमरी डीलर्स की, तो इनको लाए गए थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सेलिंग परचेजिंग करवाने के लिए। आपको आंसर करना है कि कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन।
पहला बोल रहा है सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइमरी डीलर बन सकते हैं. सेकंड इज सेइंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर सेटअप इन इंडिया बाय एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड. थर्ड इज सेइंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट डज नॉट फॉल अंडर 1 and 2. क्या होगा राइट क्राइटेरिया जिसके थ्रू प्राइमरी डीलर जो हैं इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? A, B, C and D. Yes. Fourth one was the D1 was the actually the आपका fourth theorem. Let me know which of the following is correct. क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है जो कि यहाँ पे करेक्ट हैं टू स्टार्ट योर प्राइमरी डीलर्स, है ना? टू स्टार्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन कि प्राइमरी डीलर्स बनने के लिए क्या आपको कंडीशन फॉलो करनी होगी. ओके, सो राइट आंसर इज वेरी गुड, ऑल ऑफ दी अबव. यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट जो दिए हैं राइट है अबाउट आपका कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ प्राइमरी डीलर्स, तो ये चारों आपके करेक्ट होंगे, है ना? राइट आंसर इज सॉरी तीनों आपके करेक्ट होंगे, ऑल ऑफ दी अबव. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. लाइक आप एक एप्लीकेंट होने चाहिए, आप एप्लीकेंट दे रहे हो प्राइमरी डीलर के लिए, तो उससे पहले 1 साल का NBFC का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, है ना? तो वो तो है ही. इसके अलावा आपके पास 1 साल एज एन NBFC भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए. साथ ही में याद रखिएगा ये तीनों क्राइटेरियाज एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी डीलर, दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द टर्म ग्रीन शू ऑप्शन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा गया है पहले वाले पेपर्स में, तो इसको याद रखना है. ग्रीन शू ऑप्शन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A, B, C और D, ध्यान से पढ़िएगा. ग्रीन शू ऑप्शन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट यू हैव टू आंसर. आस्क इन एग्जाम, है ना? ग्रीन शू ऑप्शन भी पूछा गया है पहले, करेक्ट. बताइए. चलिए, फर्स्ट इज सेइंग means an option of allotting equity shares in excess of the equity shares offered in the public issue as opposed to listing price stabilizing mechanism. Means an option of allotting equity share in excess of equity shares offered in the public issue as a pre-listing price. Okay, third is saying means an option of allotting preference share in excess of the equity share offered in the public issue as a post-listing price stabilizing mechanism. Okay. Then fourth we have means an option of allotting preference share that will be in excess of the equity shares offered in the public issue as a pre-listing price stabilizing mechanism. बताइए कौन सा करेक्ट है? So actually right answer will be your A. It is A. ग्रीन शू ऑप्शन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं क्या होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल ADA 24/7 बोलता है हम IPO लेकर आ रहे हैं. कब लेकर आ रहे हैं? लेट्स से 8 जून को हम लेकर आ रहे हैं IPO. अब कंपनी ने IPO बोला 100 करोड़ का IPO हम लेकर आएंगे, तो कंपनी ने एक्चुअल में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आपकी क्या कर दिए, सिंपली इशू कर दिए सिक्योरिटीज़ को, है ना? आपकी सिक्योरिटीज़ आपका अलाउ कर दिया कि इतने शेयर जो हैं वो इशू किए जाएंगे इन द IPO. कंपनी ने पहले से अलॉट कर दिया. अब अचानक से हुआ क्या, आपकी जो डिमांड है कंपनी के शेयर्स की वो बढ़ गई, है ना? जो कंपनी की डिमांड थी शेयर्स की वो अचानक से बढ़ गई, और अचानक से बढ़ने की वजह से जो आपकी कंपनी है वो आपका एक्स्ट्रा शेयर्स को इशू कर देता है. वो कहलाता है आपका ग्रीन शू ऑप्शन.
ठीक है, तो ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या है? सिंपली एक ऐसा ऑप्शन जहां पे आपका कंपनी ने जब शेयर्स इशू किया है, जब आईपीओ को इशू किया है, उस टाइम पे जब कंपनी कह रही है कि इतने शेयर्स हम इशू करेंगे, पर डिमांड अचानक से बढ़ गई, तो वो प्राइजेस को स्टेबल करने के लिए, देखो डिमांड बढ़ा है, सप्लाई कम होगी तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे, तो वो स्टेबल करने के लिए मैकेनिज्म को आपका जो कंपनी है वो एक्स्ट्रा शेयर्स जितना अनाउंस किया था उससे ज़्यादा शेयर्स फिर इशू कर देती है, वो ग्रीन शू ऑप्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव in 100% of the net offer to the public through voluntary book built issue allotment to the retail individual investors। अगर हम बात करें 100% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक थ्रू वॉलेंट्री बुक बिल्ड इशू हम कर रहे हैं, तो ये जो अलॉटमेंट रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को जा रहा है वो कितना होगा? शुड नॉट बी मोर देन 35%, है ना, और शुड नॉट बी मोर देन 30%, शुड नॉट बी लेस देन 30%, शुड नॉट बी लेस देन 35%। बताइए ए, बी, सी और डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यस, इसीलिए किया जाता है अभी सर, प्राइस कंट्रोल के लिए ही किया जाता है आपका एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करना, ताकि जो डिफाइंड प्राइस है उसके ऊपर हम शेयर्स इशू कर सकें पब्लिक को। एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, डी, शुड नॉट बी लेस देन 35% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक। वेरी गुड, सो राइट आंसर आपका होगा डी, वॉलेंट्री बुक बिल्ड के अंदर। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो 100% ऑफ नेट ऑफर जो है पब्लिक थ्रू वॉलेंट्री बुक बिल्ड जा रहा है। अलॉटमेंट टू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर रहेगा रिक्वायर्ड टू इंश्योर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नॉट लेस देन 35%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नॉट लेस देन 15%, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स नॉट मोर देन 50%। ठीक है, तीनों कैटेगरीज में याद रखिएगा इन्वेस्टर्स में क्या आपका लिमिट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट द बैंक्स पेड अप कैपिटल एंड रेज फंड मस्ट बी एट लीस्ट डैश इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज अ शेड्यूल बैंक। अगर कोई भी बैंक सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर आना चाहता है या कोई भी बैंक शेड्यूल बैंक बनना चाहता है तो उसका जो पेड अप कैपिटल है, रेज्ड फंड है, इट मस्ट बी एट लीस्ट हाउ मच? 20 lakhs, 15 lakhs, 10 lakhs और none of the above? आई गेस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए, बी, सी और डी। शेड्यूल बैंक बनने के लिए सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर आने के लिए कितना आपका पेड अप कैपिटल या फिर जो रेज फंड है वो होना चाहिए? अरे वाई 500 करोड़? शेड्यूल बैंक बनने के लिए आपका आंसर होगा सबसे पहली चीज तो नन ऑफ द अबव एंड इट इज 5 लाख। शेड्यूल सेकेंड लिस्ट में आने के लिए 5 लाख आपका जो है वो कैपिटल होना चाहिए, है ना, पेड अप कैपिटल दैट यू शुड हैव रेज फ्रॉम द मार्केट। 500 करोड़ वो लिमिट है जो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक या यूनिवर्सल बैंक स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है ना, वो 500 करोड़ है। मे बी आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गए हो। राइट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। तो देखो शेड्यूल बैंक्स वो हैं जो आरबीआई 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंदर आते हैं, इनका एटलस 5 लाख होना चाहिए आपका पेड अप कैपिटल रेज फंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, पहला बोल रहा है फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट इन 1999 एडा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनोमस बॉडी, रेगुलेट करेगा, डेवलप करेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। सेकंड बोल रहा है इंश्योरेंस सेक्टर जो है मेजर सेक्टर है, टुगेदर विद द बैंकिंग सर्विस इंश्योरेंस सर्विसेज एड अबाउट 8% टू द कंट्रीज जीडीपी। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए, बी, सी और डी। Okay, so right answer is
वेरी गुड, बोथ आर इनकरेक्ट। बी ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, क्योंकि मल्होत्रा इंश्योरेंस है तो मल्होत्रा कमेटी तो होगा ही, ये कंफर्म है, कोई और कमेटी नहीं रहेगा। तो मल्होत्रा कमेटी ने अलाउ किया था कि इंडिया में आपका क्या करा जाए, एयरडा को लाया जाए, और मल्होत्रा कंपनी ने ही कमेटी ने ही बैंक इंश्योरेंस को रिकमेंड किया था। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अ हायर एफडीआई लिमिट विल हेल्प इंश्योरेंस कंपनी एक्सेस द फॉरेन कैपिटल टू मीट देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट। सेकंड, द शेयर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन द टोटल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज मोर देन द कंपेरेबल फिगर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंश्योरेंस, एफडीआई एंड जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जल्दी से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्चुअली द राइट आंसर इज, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो राइट आंसर होगा ए। एफडीआई अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपको कैपिटल मिलेगा ग्रोथ करने के लिए, और ऑल्सो इंडिया का जो शेयर है लाइफ इंश्योरेंस में, टोटल इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया का जो है वो कंपेरेबल फिगर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज़्यादा है। यू कैन सी हियर एफडीआई लिमिट जो है हेल्प करता है कंपनी को एक्सेस करने में कैपिटल ग्रोथ को, एंड आपका पहले 26% था, 49 हुआ, अब 74 हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के लिए 100% है एफडीआई लिमिट। दोनों की एफडीआई लिमिट याद रखिएगा इंडिविजुअली। चलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरी क्लास इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? First is saying recession start at the peak of the business cycle when an expansion ends. Second is the severity of a recession is measured by the 3 Ds: depth, diffusion and duration. तो रिसेशन जो है ये आपका एक फेज़ है बिजनेस साइकिल का। देखो बिजनेस साइकिल एक वेव लाइक मूवमेंट होता है। वाई अ वेव लाइक मूवमेंट? बिकॉज रेकरिंग होते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस यहाँ पे, है ना। एंड आपका स्टेटमेंट जो है यहाँ पर द बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। रिसेशन एक्चुअल में पीक के बाद आता है ना। जैसे आप पीक पे पहुंच गए, आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए तो फिर गिरोगे, क्योंकि उसके ऊपर जाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड 3 Ds आर करेक्ट, सो राइट आंसर इज सी। ये आपका हो गया बिजनेस साइकिल, 4 फेजेस आपके रहेंगे। चलिए अब जल्दी से बता देती हूँ, आपका रिवीजन बैच ऑलरेडी